नमस्कार। आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूँ आर एस पुरी। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 71वीं को लेकर और 70वीं मेंस को लेकर। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। दिल्ली के जाने माने फेमस टीचर हैं, आस्था आईएएस के आर कुमार सर। लंबे समय से, वर्षों से सिविल सेवा और खासकर बीपीएससी के लिए छात्रों को तैयारी कराते आए हैं। और विषय वस्तु पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है बीपीएससी में प्रश्न पूछने के तरीकों पर, कहां से प्रश्न पूछे गए और क्या आगे जो है वो एक परिपाटी होगी प्रश्न पूछने की, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 70वीं के बाद 71वीं एक बहुत बड़ी बहाली, शायद कभी ऐसा नहीं होता है कि एक बार 2000 प्लस बहाली है और उसके तुरंत बाद लगभग 1500 की बहाली है। तो सबसे पहले तो आस्था आईएएस के डायरेक्टर सर हैं आर कुमार सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बिहार टॉक पे। नमस्कार सभी आदेश जी, सभी आपके दर्शकों को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्लेटफॉर्म पे ये बीपीएससी को लेकर के जो उलझन है, जो भी बच्चों के मन में जो संशय, दुविधा या डाउट रहता है, उसको क्लियर करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। तो सर, सबसे पहले सर 71वीं पर आने से पहले अभी कुछ दिन पहले ही सर 70वीं मेंस, जो कि 70वीं काफी विवादित सर आप देखे की परीक्षा रहा। पीटी में जैसे प्रश्न पूछे गए और मेंस में जैसे प्रश्न पूछे गए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले जो 25 अप्रैल से मेंस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई, निबंध तो सो रहा, सभी लड़के खिले हुए चेहरे थे, खुश थे सभी लोग। लेकिन सर GS1 और GS2 वो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन बीपीएससी में देखने को मिला, जिससे ये साफ निर्देशित होता है कि बीपीएससी जो है रट्टा मार परीक्षा जो तैयारी करते हैं उनके लिए मुश्किल होने जा रहा है। सर, आप बताएं, एक दावा यह भी किया गया इसमें कि पढ़िए कहीं से, क्वेश्चन यही से रहेगा, क्या क्वेश्चन लड़ा है और क्या इसी भरोसे पढ़ाई होना चाहिए आगे तैयारी? आदेश जी, सबसे पहले तो बीपीएससी पीटी को लेकर के एक जो इतना लंबा चौड़ा विवाद चला, तो उसमें एक टीचर के रूप में मैं एक छोटी सी बात ये बता दूं कि जब ये पीटी का एग्जाम हुआ था, उसी दिन उसके 1-2 घंटे बाद ही, शायद 2 घंटे बाद ही, मैंने जो अपने आस्था यस चैनल पे जो उसका एक रिव्यू पोस्ट किया था, उसमें हमने यही कहा था कि उसके पहले के जो बीपीएससी के पेपर होते थे उसका एक स्टैंडर्ड होता था, इस बार के पेपर का स्टैंडर्ड काफी नीचे था। बीपीएससी ने जरूर दावा किया कि बहुत साधारण से कुछ प्रश्न भी बच्चों ने भारी संख्या में गलत किया। तो ये प्रश्न का गलत होना का संबंध इजी और डिफिकल्ट से नहीं होता है। ये अगर आप समझ वाले प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से पीसीएस लेवल का और आईएएस लेवल का बच्चा उसको ज्यादा सही करेगा, और एकदम से वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि बहुत सिंसियर बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। तो पेपर की क्वालिटी को लेकर के हमने भी ऑब्जेक्शन किया था, और मेरा मानना यह था कि बीपीएससी 70 के पीटी का जो पेपर था वो बीपीएससी के में एसडीएम और डीएसपी के चयन के अनुकूल नहीं था वो। और इसके लिए हमने तर्क ये दिया था कि उसी के 2-4 दिन आगे पीछे यूपी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था, और यूपी के पीसीएस के माध्यम से भी एसडीएम का और डीएसपी का चयन करना है, और बीपीएससी के माध्यम से भी एसडीएम डीएसपी का चयन करना है। दोनों के पेपर में जमीन आसमान का अंतर नहीं हो सकता था। यूपी पीसीएस का पेपर जहां एक स्टैंडर्ड लिए हुए था, बीपीएससी का पेपर पहले बहुत स्टैंडर्ड होता था, लेकिन इस बार पीटी के पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही खराब हो गया था। और मुझे लगता है कि बीपीएससी को यहाँ पे मेरा सुझाव ये होगा कि अब जो 71 का एग्जाम प्रस्तावित है, तो इसमें बीपीएससी को अपने पीटी का जो प्रश्न का लेवल है वो जरूर अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि डीएसपी का पेपर, दरोगा का पेपर और कांस्टेबल का पेपर तीनों एक ही नहीं हो सकता है। और पीसीएस का जब पेपर बनाए तो इसमें ध्यान रखें कि आपको किसका चयन करना। केवल क्वेश्चन के नाम पे क्वेश्चन ना पूछा जाए, पद की उपयोगिता, पद के लिए जो कैंडिडेट का चयन है उस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाए। और फिर वही बात है कि पीटी का, डीएसपी का के एग्जाम का पेपर और दरोगा के एग्जाम का पेपर और कांस्टेबल के एग्जाम के पेपर, तीनों का पेपर का लेवल एक नहीं होना चाहिए। और बीपीएससी को समझना चाहिए कि डीएसपी एक बहुत सिंसियर, एसडीएम एक बहुत सिंसियर पद है, और उसके लिए पेपर उस पद की गंभीरता को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। एक तो आपके माध्यम से मैं बीपीएससी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। अब रह गई बात 70 मेंस। ये 70 मेंस का एग्जाम 30 तारीख से स्टार्ट हुआ, और निश्चित रूप से इसमें जो ये सब जो दावे किए जाते हैं, कोचिंग की तरफ से दावे किए जाते हैं, मेरा उसमें मैं
थोड़ा सा उससे अलग हो गया हूँ। अस्थाई तो जैसा कि ये है कि केवल बीपीएससी, हम केवल बीपीएससी पढ़ाते हैं, हम ना दरोगा पढ़ाते हैं, ना कांस्टेबल पढ़ाते हैं, ना टीचर पढ़ाते हैं, ना यूपीएससी पढ़ाते हैं। केवल बीपीएससी की पूरे देश में, पूरे नॉर्थ इंडिया और बिहार और दिल्ली, पटना और दिल्ली मिलाकर के एकमात्र हमारी संस्था है जो केवल बीपीएससी पे फोकस है, और हमारी पूरी टीम बीपीएससी पे ही लगी रहती है। अब यहाँ पे ये है कि जीएस पेपर वन में जाएंगे तो हिस्ट्री कल्चर के जो क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे, उसमें कोई भी क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल नहीं था। ये क्वेश्चन जो भी सिंसियर बच्चा जो मेंस की तैयारी किया है या कोचिंग संस्थान जो मेंस की तैयारी कराए हैं, उनके द्वारा कराए गए तैयारी का ही पार्ट है। जैसे मौर्य नाट है, पटना कलम है, 1861 का अधिनियम है, ये सब, इसमें कुछ दावा करना ये हल्के वाली बात है। यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया, बच्चा ने पढ़ा और उसका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, टीचर ने पढ़ाया और उसका क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन को बच्चों ने लिखा कैसे है। क्योंकि आपने देखा होगा पेपर तो सबका, जो बच्चा वहां से निकल रहा था, अधिकांश बच्चे प्रसन्न रहते थे। एसए पेपर में भी अधिकांश बच्चे प्रसन्न थे। जीएस पेपर वन में भी आपने भी काफी लोगों से इंटरव्यू लिया था, मैंने उसको देखा था, तो लोग ऑलमोस्ट काफी लोग प्रसन्न थे। तो अब ये यहाँ पे अंतर क्या, तो इसका मीनिंग क्या है कि पूरे 21,000 लोग पास करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे? नहीं। तो फिर यहाँ पे क्वालिफाई कौन करेंगे? जो उस मौर्यन आर्ट को, जो मौर्यन कला पूछा, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो पूछा गया है, उसको आपने कैसे लिखा है, ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है कि मौर्यन आर्ट को 2 पार्ट में बांट लेते हैं, कोर्ट आर्ट, फोक आर्ट। फिर कोर्ट आर्ट में बहुत सारी चीजें, फोक आर्ट में बहुत सारी चीजें, और वहां बहुत सारे डायग्राम यूज किए जाते हैं। या संथाल रिवोल्ट पूछा हुआ था, उसमें कुछ डायग्राम यूज करके, या जो भी आपने डोनाल्ड ट्रंप का पूछा हुआ था, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, आपने कंटेंट को किस तरीके से लिखा है, कैसे आपने परोसा है कॉपी जांचने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि आपके पेज पर कॉपी जांचने वाले का नजर जाए और उसको विषय वस्तु समझ में आ जाए। कैसे आपने प्रेजेंट किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बनिस्पत के। अदरवाइज जो क्वेश्चन रहा है वो सबके पढ़े में से आया है और सबके पढ़ाई में से आया है। यहां पर एक चीज जरूर अपनी तरफ से, आस्था की तरफ से एक यूनिक दावा कर रहा हूं, जो थोड़ा सा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, ये कि आप डेटा इंटरप्रेशन का, आप जानते हैं जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 3 है वो डेटा इंटरप्रेशन का है, और उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 7 में भी ए और बी होता है और 8 में भी ए और बी होता है, और दोनों में से एक एक करना होता है। मेरे साथ एक यूनिक अचीवमेंट यहाँ पे ये है जो दूसरा कोई दावा नहीं कर सकता है। हमने 9 मार्च को और 9 अप्रैल को जो आस्था इसमें टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में आश्चर्यजनक रूप से बीपीएससी ने जो डीआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डीआई का क्वेश्चन एज इट इज, थोड़े बहुत डेटा चेंज करके वो एज इट इज आया। ये वाला क्वेश्चन जो टेबल वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो एज इट इज पूछा हुआ है। और आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी जाएंगे तो ये 9 मार्च का जो हमने अपने टेस्ट सीरीज के पेपर को एक बुक के रूप में दे दिया है, और दूसरी बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी 9 मार्च को ये पेपर शेयर किया हुआ है, और सैकड़ों की संख्या में इस पेपर को बच्चों ने ऑनलाइन हल करके और उसको ग्रुप में डाला हुआ है, इसलिए वो एडिट भी नहीं हो सकता है। तो ये 9 मार्च के लिए ये बड़ी अच्छी हमारे, माने हमें एक टीचर के रूप में मेरे लिए प्रसन्न होने की बात इसलिए है कि मैंने अपने बच्चों को जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वो मैं प्रैक्टिस करा के भेजा हूं। ये मेरी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस कारण से हमारे यहाँ के जो साधारण बच्चे हैं, जो डीआई में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता था, वो भी इस बार के डीआई के क्वेश्चन को उन्होंने हल किया हुआ है। ठीक है, एक ये है। 2 क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पे जो पूछा गया, जो हमने जो टेस्ट सीरीज में पूछा वो एज इट इज आया, एक टेबुलेशन वाला। 9 मार्च का पेपर है ये, 1 मिनट, 9 मार्च का पेपर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये टेबुलेशन का ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप जूम करेंगे तो आपको दिखेगा, ये पेपर देखिए एकदम एज इट इज सारा कुछ। यहाँ पे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, और आपके पेपर में भी जाएंगे तो देखिए इसमें सेम वही क्वेश्चन है, अपीयर्ड, क्वालिफाइड, और इसमें जो बीपीएससी में भी है शामिल, अर्हता प्राप्त, चयनित, इंग्लिश वाले में जाएंगे तो अपीयर। और दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी में ही देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है ये लाइन डायग्राम का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन। और हमारे यहाँ का 9 अप्रैल को जो हमने टेस्ट ले रखा है, उस 9 अप्रैल का पेपर आप उठा के देखेंगे तो देखेंगे वैसे लाइन डायग्राम के हमें बड़े सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, लेकिन वो सब प्रैक्टिस कराने के साथ साथ अच्छी बात यह है कि 9 अप्रैल को जो हमारे यहाँ टेस्ट हुआ
उस टेस्ट में से वो जो क्वेश्चन था लाइन डायग्राम का, जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमने 2 बार प्रैक्टिस कराया। सबसे पहला जो टेस्ट हमने लिया है, इसमें देखिए लाइन डायग्राम का हूबहू वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि बीपीएससी ने मेरा क्वेश्चन देख के अपना क्वेश्चन बनाया या कोई इसमें इसमें कोई विवाद की जगह नहीं है। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कोई बच्चा, अगर जो बच्चा सेलेक्ट होता है, ऑफिसर बनता है, वो बीपीएससी के चैलेंजेस को ओवरकम करके ही तो बनता है। बीपीएससी को जो बीपीएससी द्वारा जो पूछे जाने वाला होता है, उसको बच्चा रिगरस उसका प्रैक्टिस करता है और वो एग्जाम हॉल में जाता है, उसको सही करता है और वो सेलेक्ट होता है। तो बच्चे का और बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो सेलेक्ट हो जाता है। हम भी आज तक ये चूंकि 100% बीपीएससी पे ही टिके हुए हैं, बीपीएससी पर ही फोकस्ड हैं, तो हमारे द्वारा जो बीपीएससी के चैलेंजेस के लिए हम जो अपने बच्चों की तैयारी करते हैं, तो इन दोनों का आपस में मिलना कोई षड्यंत्र है, ना कोई अद्भुत बात है। ये सामान्य सी बात है। जो बीपीएससी के चुनौतियों को जिएगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोचिंग वाले हों, क्वेश्चन के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर ये भी हमारे जी सर इसी पर प्रश्न है, जैसा मेंस का सर प्रश्न रहा, जीएस फर्स्ट देख ले, बहुत ज्यादा लेंदी रहा, समय काफी खींचा सर, स्टैट बनाने में 1.25 से 1.5 घंटे लगे, डीआई बनाने में सर। इसका सर सेक्शन सबसे ज्यादा सेक्शन बी पे पड़ा सर, जो फर्स्ट पेपर का था। उसी तरह सेकंड पेपर आप देखेंगे, जैसे प्रश्न देखने से कोई नया प्रश्न नहीं था, लेकिन जो प्रश्न का डिमांड था, वो क्या लगता है सर कि आजकल जो एक मॉडर्न स्टडी का स्टाइल बना दिया गया है, ऑनलाइन पीडीएफ कल्चर, इसके बूते वो किया जा सकता है, या फिर पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो पढ़ाई का तरीका है वही छात्रों को अपनाना पड़ेगा? देखिए, अब यहाँ पे ये जो नया ऑनलाइन का सिस्टम आया है और ऑफलाइन का, तो इसमें तो आप भी अपने बच्चे के लिए भी, मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन की तुलना में, अगर आपका छोटा भाई हो, बहन हो, तो ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन को ही आप भी प्रीफर करेंगे। हमें भी ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है। हम क्लास में जाते हैं, टॉपिक बोर्ड पर लिखते हैं और उसको साथ में हर टॉपिक का 400-500 वर्ड 400-500 वर्ड हम क्रिएट कराते हैं शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जीएस सेकंड पेपर में जाएंगे, या स्पेस टेक्नोलॉजी का ये सब हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे सारे क्लास नोट्स वगैरह में सब कुछ है और बच्चों ने इसको पढ़ा है। जी, मैं यहाँ पे एक चीज जो बच्चों को सुझाव देना चाहता हूँ, जो कि ध्यान रखिए, ये जो लेंदी जब पेपर होता है, जैसे 180 मिनट में आपको जो प्रश्न लिखने हैं, आपको टोटल 20 प्रश्न लिखने होते हैं। अगर जीएस सेकंड पेपर की बात मैं करूं, 3 सेक्शन है, पॉलिटी का, उसके बाद इकोनॉमी ज्योग्राफी का और साइंस टेक्नोलॉजी का। तो तीनों में एक शॉर्ट नोट्स है और तीनों में शॉर्ट नोट्स में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में इस बार 6 क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट नोट्स में। टोटल 16 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट नोट्स के। और पॉलिटी में 2 क्वेश्चन लिखना होता है बड़ा, इकोनॉमी ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन लिखना होता है बड़ा, और साइंस टेक्नोलॉजी में 1 लिखना होता है बड़ा। तो ये 5 बड़े क्वेश्चन हो गए और 16 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स वाले हैं। तो क्या इतने सारे क्वेश्चन 180 मिनट में लिखा जा सकता है? तो मुझसे बिहार में ही एक बच्ची है जो एसडीएम है, जो सॉरी डीएसपी है, तो उसका ये हाथ कभी टूट गया था। मैंने अपने यूट्यूब पे कभी बताया इसको, दाहिना हाथ ही तो उसका कहीं फ्रैक्चर हो गया होगा, फिर ठीक हो गया। तो जो 64 का मेंस वो दे रही थी, तो उसने आकर के मुझसे 64 के मेंस के बाद उसने कहा कि सर मैं तो लिख ही नहीं पाई, मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा था। तो मैंने उसको सुझाव दिया कि क्या अपने आंसर में डायग्राम बना सकती हो क्या? और तो उसने कहा कि हाँ सर, डायग्राम तो बना सकते हैं। और सौभाग्य की बात है कि अभी वो डीएसपी है बिहार में, सिलेक्शन हो गया था। कहीं वो आपके माध्यम से वो वीडियो देखेगी बच्ची वो, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। ये वर्ड टू वर्ड सही बात है। तो कई बार क्या होता है कि जब प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो तो आपको वर्ड्स और सेंटेंस का यूज कम करना पड़ता है और पॉइंट्स और डायग्राम का यूज ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए भी ये बात बता रहा हूं कि आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखिए। अभी बिहार विकास का एक 20 साल का इन्होंने दस्तावेज जारी किया हुआ है, इनका एनुअल रिपोर्ट जारी करके देखिए। उस सारे रिपोर्ट में अधिकतम डायग्राम, टेबल, पॉइंट्स, ये सब कुछ है। वो पहले का जमाना था जब कोई नोवेल लिखा जाता था और उसमें एयर टाइट वर्ड्स यूज किए जाते थे, एक जगह शुरू होता था, एक जगह खत्म होता था। अब जो इस जमाने में आप चाहे जैसे पढ़ें, अच्छा पढ़ने का तरीका है ऑफलाइन, लेकिन आप लिखने के दौरान कम से कम अधिक से अधिक डायग्राम यूज करने की कोशिश करिए। वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी भी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है और कम शब्द की मांग करता है वो।
कम शब्दों में आप बातचीत लिख सकते हैं। और जिस बच्चे ने हमारे यहाँ से, हमने चूंकि बार बार लोगों को इस बात के लिए फोर्स किया था टेस्ट सीरीज में चाहे क्लास में कि आपको डायग्राम, और हम पढ़ाते भी हैं उसमें भी डायग्राम यूज करते हैं, अपने नोट्स में भी डायग्राम यूज करते हैं, और बार बार उनको बोलते हैं कि अधिकतम डायग्राम यूज करो, क्योंकि आपके जैसे अधिकारी ने ही ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा है, बजट लिखा है या सारे एनुअल रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वो लोग जब डायग्राम यूज कर रहे हैं तो आप उस अधिकारी बनने के क्रम में आप क्यों डायग्राम यूज नहीं करेंगे? तो बच्चों ने, भारी संख्या में बच्चों ने, जिन बच्चों ने डायग्राम यूज करके अपने उत्तर को लिखा है वो पूरा उत्तर भी लिखे हैं, और साथ में उनका उत्तर का क्वालिटी भी अच्छा है और उनके सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा है। सर कुछ छात्रों के सर बहुत सारे फोन आए कि सर कुछ प्रश्न छूट भी गए सर सेकंड पेपर में, तो क्या सर ये जैसा प्रश्न था यूपीएससी लेवल का था, आपको याद भी है कि यूपीएससी में अभी भी सर बहुत सारे प्रश्न छूटने के बाद भी छात्र अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं सर, जिसका 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का छूट गया है, तो क्या वो रेस से बाहर है या रेस में बने हुए हैं? बिल्कुल रेस में बना हुआ है, क्योंकि देखिए इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जैसे सेकंड पेपर में जाएंगे तो टोटल 16 शॉर्ट नोट्स हैं और 5 फुल लेंथ है। अगर 5 फुल लेंथ में से अगर मैं मान लूं कि 4 क्वेश्चन उसने अच्छा लिखा है, और ऐसे क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, चाहे पॉलिटी क्वेश्चन, ऐसे थे, 4 क्वेश्चन भी अच्छा अगर उसने लिखा है तो इसका मीनिंग हुआ कि 160 और ये 152 नंबर अच्छा लिखा उसने। जीएस सेकंड पेपर 300 नंबर का है और 300 नंबर में 4 फुल लेंथ मतलब हुआ 150 नंबर। 4 में से 2 5, मान लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूं 5 लिखने थे और 5 में से 1 छूट गया, एक पॉलिटी का क्वेश्चन छूट गया, ज्योग्राफी क्वेश्चन छूट गया, तो 2 पॉलिटी का उसने किया, ज्योग्राफी वाले में से, ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले में 1 लिख पाए, और फिर इधर साइंस टेक्नोलॉजी वाला में से 1 लिख पाए, तो 5 में से 4 उन्होंने लिखा। एक क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी वाला 36 नंबर का है और बाकी 3 क्वेश्चन 38 नंबर का है, तो ये टोटल बना 150 नंबर। अगर उस बच्चे ने 150 नंबर प्लस शॉर्ट नोट्स अगर इसको अच्छे से लिखा है, तो इस 150 में अगर उसको 70% मार्क्स आता है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, उसको 75 नंबर यहां से आ गया, इस 4 से, इस 4 क्वेश्चन से 75 नंबर आ गया, और अभी भी 38 इंटू 3 शॉर्ट नोट्स है, अभी भी 120 नंबर, और वहां से अगर उसको 60 नंबर, 60 या 65 नंबर आ जाता है, वहां से भी अगर शॉर्ट नोट्स में से उसको मार्क्स आ जाता है, तो ये 38 नंबर के क्वेश्चन के छूटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे अंतर यहाँ तब पड़ेगा जब आपने जो लिखा है वो भी एवरेज लिखा है और क्वेश्चन भी छूट गया, तब दिक्कत है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन अच्छे लिखा है वो अच्छे से लिखा है और उसमें 70-80% मार्क्स आ रहा है, जो कि बीपीएससी में आता है, 38 में से 28-30 नंबर आता, कोई अनकॉमन नहीं है, क्योंकि 300 में आप भी जानते हैं 210, 212, 180 आता है, तो 300 में 210, 300 में 200 आ रहा है, इसका मतलब 66%, और 66% अगर एवरेज आ रहा है, इसका मीनिंग है कि कुछ क्वेश्चन में कैंडिडेट को जरूर 66% से ज्यादा आया होगा, कुछ क्वेश्चन में कम आया, तब ना 66% का एवरेज आया। तो अगर किसी को 180 नंबर आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बीपीएससी कॉपी जांचने के दौरान जो अगर आप अच्छा लिखेंगे तो उसमें 80%, 85%, 90% तक मार्क्स आता है। सर सबसे अहम, जी सर, सबसे अहम जो है सर अब है कि सर सितंबर में हो रहा है चांस की ये 71वीं का पीटी होगा, 120 दिन देखा जाए तो सर बचा हुआ है। ऐसे में आप छात्रों को कैसे तैयारी करने को कहेंगे? क्या पीटी फोकस तैयारी हो? आपने जो बड़ा क्रूशियल, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में हैं, संदेह में है, उनको काफी एंजाइटी वगैरह टाइप में भी है कि भाई पता नहीं मैं पास में मेरा 1 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया। तो मैं इतनी सारी बातें बता करके, इतना एनालिसिस बता के यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ प्रश्नों का उत्तर अच्छा लिखा है तो कुछ प्रश्नों के छूटने का आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 900 नंबर में क्वालिफाई 450 नंबर पे करना है, ठीक है, तो 450 नंबर कट ऑफ जा रहा है, तो सर जनरली कैसे जाएंगे। ये नया सिलेबस 68 का 69 का जो नया सिलेबस आया उसमें 450 कट ऑफ जा रहा है, तो 450 कट ऑफ में 450 नंबर आपको नहीं आ रहा है, तब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसी में से आप मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन छूटा है, उसमें आपको नहीं आया, तब भी अगर 800 नंबर भी अगर आपने अच्छे से लिखा है और उसमें अगर आपको 60% नंबर आ रहा है, तो 8 इंटू 6 आप सोच के देख लीजिए ना, ठीक है, 800 नंबर में से 60%, 848, 480 नंबर हुआ, 100 नंबर छूट गया, 100 नंबर छूट गया, और जो 800 नंबर लिखे उसमें एवरेज अगर 60% मार्क्स आ रहा है, तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, 480 नंबर आपका आ रहा है। इसलिए छूटने की चिंता मत करिए, ये जरूर जी,
ये जरूर देखिए कि आपने जो लिखा है उसको कितने अच्छे से लिखा है, और उससे आप सीख लेकर के आगे के लिए और अच्छा लिखने की कोशिश करिए। अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा 71 वाले, जी हाँ जी, तो 71 में सर, आप समझ रहे हैं कि बिहार में हाँ सर, बोला। मैं आपको एक हेडलाइन बता रहा हूं मैं बिहार के लिए। हम्म बिहार में क्या होता है, जब हम लोग दिल्ली आए थे, यहाँ पे हम वही छपरा से मैं दिल्ली आया था, तो दिल्ली आया था तो बिहार के प्रिपरेशन के अप्रोच में और दिल्ली के प्रिपरेशन के अप्रोच में एक मौलिक अंतर है। बिहार का बच्चा ये सोचता है कि पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा, और दिल्ली का बच्चा ये बोलता है, दिल्ली का बच्चा ये बोलता है कि मेंस की तैयारी अगर नहीं है तो उस पीटी पास करने से क्या फायदा। ये सर, तो आप बताइए दोनों में से कौन सा अच्छा है कि मेंस की अगर पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा, ये अच्छा है जैसे हम पीटी पास कर गए और हमारा मेंस तैयार ही नहीं है, और हमारा मेंस तैयार है और तब हम पीटी पास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है कि मेंस की तैयारी करिए और फिर पीटी की तैयारी करिए, या फिर दोनों की तैयारी करिए अगर समय आपके पास है तो। इससे फायदा यह होगा कि पीटी का एग्जाम के बाद बीपीएससी ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, 3-3.5 महीने का टाइम देता है, तो आप पीछे के साल भर आपने पीटी तैयारी किया और पीटी का एग्जाम देकर के 3 महीने में मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस तैयार नहीं हो पाए। तो इसलिए आप एडवांस में मेंस की तैयारी करके रखिए और फिर पीटी तैयार करिए, और पीटी का एग्जाम देने के लिए मेंस का रिवीजन करिए। हम अपने आस्थाइस में यही करवा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसी रूप में। अंतिम प्रश्न है सर, जी 70वीं में पूरा बैकग्राउंड बनाया गया, यूपीएससी लेवल का प्रश्न रहेगा पीटी में, प्रश्न लो कैटेगरी का रहा सर। उसके बाद जो आंदोलन हुआ, इतना विवाद रहा, वो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर भी रहा। क्या लगता है 71वीं सर छात्र को किसके लिए तैयार रहना चाहिए, बाउंसर के लिए या फिर जैसा स्लो बॉल फेंका गया बाउंसर बोल के उसके लिए, यानी कहने का मतलब है कि एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है या फिर 69वीं वाला जो पैटर्न है वही फॉलो किया जाए। आदेश जी देखिए, इसमें यह है, इस बार का जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, पेपर बहुत ही स्तरहीन पेपर था, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैंने अपने आस्था इसमें जो टेस्ट सीरीज देने वाले जो बच्चे, जब ऑफलाइन जब टेस्ट यहाँ होता था तो मैं क्लास में जाता था, क्योंकि मैंने ये देखा यहाँ पे कि बड़े सीनियर बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं, काफी सीनियर बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं, लड़कियां हो लड़के हों। और हमारी संस्था के साथ एक सौभाग्य की बात यह रहती है कि जो बिहार के जो सिंसियर बच्चे हैं उनका आस्था इस पे हमेशा भरोसा रहता है। आप अपने स्तर पे भी कभी सर्वे करके देखिएगा, वो आस्था इसको कभी भी डिसरेस्पेक्टेड वर्ड को यूज नहीं करते हैं, कभी वो डिसरेस्पेक्टेड कभी नहीं होते हैं। वो एक भले असंतुष्ट हो सकता है, किसी कारण से असंतुष्ट हो, तो खैर मैंने जो उसमें देखा तो मैंने ये देखा कि पास वही किया जो अच्छे से पीटी पढ़ा था। एक बात ध्यान रखिए, पेपर चाहे जिस स्तर का था लेकिन पास करने वाले कैंडिडेट सिंसियर ही थे, जिसको नॉलेज था वो पास किया था। भले पेपर ऊपर नीचे होते रहेगा, आप अपना जो बीपीएससी के क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट की जो पीटी में 8 कॉपी बनाएंगे, आप उस 8 कॉपी को एक स्टैंडर्ड 8 कॉपी बनाइए और उसको पढ़िए। 150 में से 100 नंबर 91 नंबर कटअप था, तो चाहे कितना भी खराब पेपर होगा, जो अच्छा बच्चा है उसको 91 आ जाएगा। कितना भी डिफिकल्ट पेपर होगा, वो एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन अगर किया हुआ है तो उसको ये जो कट ऑफ वाले के कट ऑफ कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। और ये मैंने आस्था इसमें देखा कि जो सिंसियर बच्चे थे वो इस पेपर में भी पास किए हुए हैं, ये बात है। तो इसीलिए मेरा सुझाव यही है कि आप एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करिए, जो 69 और 70 के जो पेपर है उसको ध्यान में न रख करके आप अपना एक स्टैंडर्ड लेवल, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, ये सब मेंटेन रखिए। पेपर जैसा आएगा, आपके पास खूब ऑप्शन है, 150 में से 50 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। आप जो छोड़ने वाला है उसके बारे में मत सोचिए, जो होने वाला है उसके बारे में देखिए, और जो होने वाला प्रश्न है अगर उसमें आप एरर नहीं करेंगे तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। जी सर, चलिए सर, जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहली बार जुड़े और बहुत कुछ नया छात्रों को, बिहार में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उन सभी को जुड़ आपका सर टिप्स
जानने का मौका मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। चलिए सर, तो इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसा लगा आपको हमारी बातचीत? जो छात्र तैयारी करने वाले हैं वो अपने भी सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।